नमस्कार, मैं हंचू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसडीएम सहित 3 जनों पर रिश्वत लेने के बावजूद कम मुआवजा राशि दिलवाने का आरोप। शिकायतकर्ता ने राष्ट्रपति से लगाई इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार। दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास। दिसंबर 2020 का गुलवल पुलिस थाना क्षेत्र का है मामला। शहरी ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किया प्रेरित। सीडीईओ की अध्यक्षता में निजी शिक्षण संस्था संचालकों की बैठक संपन्न। पंचायत समिति सदस्यों ने मांगे प्रशासनिक अधिकार। मांग पूरी न करने की स्थिति में आंदोलन की राह अपनाने के दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। भारतमाला रोड के लिए अधिग्रहण की गई कृषि भूमि की मुआवजा राशि दिलवाने के लिए हनुमानगढ़ एसडीएम व उनके बाबू के नाम से कथित रूप से 6,30,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले कई दिनों से जारी चर्चाओं के बीच मंगलवार को शिकायतकर्ता ने मीडिया के सामने आकर हनुमानगढ़ एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग व शहर के नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सहित 3 जनों पर मिली भगत कर 6,30,000 रुपए की रिश्वत लेने के बावजूद पूरी मुआवजा राशि नहीं दिलवाने का आरोप लगाया है। साथ ही सुनवाई न होने के चलते जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। गगनदीप सिंह निवासी टाउन ने बताया कि उसके व उसकी भाभी परमजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 14 SSW में 5 बीघा कृषि भूमि है। इस कृषि भूमि के बीचों बीच से भारतमाला रोड गुजरती है। इस भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर इसकी मुआवजा राशि करीब 35-36 लाख रुपए थी। उन्हें मुआवजा राशि के लिए एसडीएम कार्यालय हनुमानगढ़ में आवेदन किया, लेकिन उसे गुमराह किया जाता रहा। इस बीच केके गुप्ता व नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजय गर्ग उसके संपर्क में आए। इन्होंने अपने आप को एसडीएम के खास आदमी होने का दावा किया। अजय गर्ग ने कहा कि उसने एसडीएम अवी गर्ग से बात की है। वह उन्हें मुआवजा राशि स्वीकृति के एवज में 7 लाख रुपए दे दें तो वे उसकी मुआवजा राशि दिलवा देंगे। गगनदीप के अनुसार वह पहले से ही मुआवजा राशि न मिलने से काफी तंग परेशान हो चुका था। उसने इनकी बातों में आकर 6,30,000 रुपए केके गुप्ता व अजय गर्ग को भी दे दिए। इन दोनों ने एसडीएम व एसडीएम के बाबू के नाम पर उससे 6,30,000 रुपए ले लिए। इसके बाद उसे मात्र 26 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई। जब उसने कम मुआवजा राशि मिलने पर इन लोगों से संपर्क किया तो केके गुप्ता व अजय गर्ग ने कहा कि इतना ही मुआवजा मिलेगा। शेष रुपयों के बारे में इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि उन्होंने तो ठगी मारनी थी जो मार ली, अब उससे जो होता है वह कर ले, उनके पास रुपए नहीं है। गगनदीप सिंह के अनुसार उसने पिछले दिनों इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर को की थी, परंतु सुनवाई नहीं हुई। गगनदीप सिंह के अनुसार उसकी रोजी रोटी जमीन से ही चलती थी, जिसका पूर्ण मुआवजा नहीं मिला। 14 SSW में ज़मीन है जिसमें 1.25 बीघा भारतमाला में आई है। तो उसके पहले तो वो खाता अलग कराने में मैं आज 3 साल से यहाँ भटकता रहा हूँ। उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत परेशान किया। अब मेरा भारतमाला में वो पैसा है, उसमें 37 लाख के लगभग रिवार्ड आया है, जिसमें वो मैं धक्के खाता लास्ट में मैं ड्रीमलैंड में केके गुप्ता है वहाँ, वो पहले मैं वहाँ रहता था, उनसे संपर्क किया। वो कहते अपने एक बंदा है वो एसडीएम साहब के जानकार हैं, अपने बात करते हैं। तो उनसे बात हुई तो वो सारी बात करके कह मेरे को केके गुप्ता का फ़ोन आया और कहते आप एनपीएस स्कूल में अजय जी गर्ग से मिल लो। मैं वहाँ मिला तो उसमें मिलने के बाद मेरे को वो कहते भी कितना रिवार्ड है, मैं 37 के लगभग रिवार्ड है, 36-80 है, 37 ऐसा रिवार्ड है। तो वो कहते जी बात मैं आपको करके फिर बताऊँगा। चलो 2 दिन बाद फिर फ़ोन आ गया तो कहते आप एनपीएस में मिल लो। मैं गया तो कहते जी ऐसे है, कितना रिवार्ड में जी 37 के लगभग, क्या 7 लाख रुपया लगेगा। तो वो कहते मैं क्या उनको कहा भी मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं बिल्कुल फ्लॉप हो चुका हूँ, धक्के खा रहा हूँ। तो वो कहते चलो आपका ना, मैंने कहा है उनको भी 6 लाख में आपका हो जाएगा। उसके बाद 6 लाख देने के बाद में फिर कहते जी वो ललित है, बाबू है, वो अड़िक्का ना लगाए 30,000 रुपये, 20 लगे, 25 लगे, 30 लगे, 30,000 उनके नाम पे मैंने दे दिए। 6,30,000 रुपये मैंने किसको दिए आपने? मैंने दिए, पहले मैं और गुप्ता जी आए, फिर अजय जी गर्ग को दिए। इसमें भूमिका अभी एसडीएम से मिल के आया हूँ। वो कहते मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं, आप मेरे को मिले थे। मैं कह जी हाँ मिला हूँ। कब मिले हो? कहे 1 तारीख को मेरे पास एप्लीकेशन आई थी, 8 या 9 को मैंने आपको चेक दे दिया। तो मेरे पास तो कोई एक पंजी नहीं आई, ना हम पैसे लें। क्या आप उनसे मिलो, उन पर 420 का मुकदमा करवाओ। जब मैं कहा जी वो तो अब भी कह रहे हैं आज फिर मिलूंगा मैं उनसे भी, वो तो कहते हैं ये पैसा हमने वहाँ पहुँचा दिया। तो उसमें 2.25 लाख रुपया मेरे को उन्होंने 31 तारीख को रिफंड किया था,
मगर मेरा काम नहीं हुआ, या तो काम पूरा करवाओ, या उसके हिसाब से उन्होंने 2.25 लाख रुपए मेरे को वापस किए। बाकी पैसा कहते वो काम हो गया, वो कहते वो तो वहाँ गए। अब एसडीएम साहब कह रहे हैं मेरे पास पैसे आए। कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने कहते ये क्या बात है, कैसी आप एप्लीकेशन लिख के आ जाते हो। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे बच्चे तक बर्बाद होने पे चल रहे हैं, तो मैं करूँ क्या। तो उसने यही कहा था भी एसडीएम साहब को पैसे देने हैं, और इतने में बात हुई है। मैंने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया, वो लिख के एप्लीकेशन दे के आया। फिर एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग के अनुसार गगनदीप ने 1 सितंबर 2022 को मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया था। 8 सितंबर 2022 को मुआवजा राशि का चेक गगनदीप को सौंप दिया गया। गगनदीप की जमीन 2014 में रिको की ओर से अवाप्त की गई थी, लेकिन गगनदीप ने रिको का मुआवजा नहीं लिया। 2021 में जब यह जमीन एनएचआई ने अवाप्त की तो जमीन रिको की हो चुकी थी। पैसा रिको के मुआवजे का आया। रिको ने क्लेम कर रखा है कि एनएचआई का वह मुआवजा हमें मिलना चाहिए, जबकि गगनदीप का कहना है कि मुआवजा उसे मिलना चाहिए। जो भूमि रिको में अवाप्त नहीं हुई, उसकी मुआवजा राशि गगनदीप को दे दी गई है। अभी एक परिवादी आया था मेरे पास, तो हमने इसकी फाइल निकलवा के देखी। 1 सितंबर 2022 को परिवादी ने हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाई सड़क के मुआवजे के लिए, एनएचए के मुआवजे के लिए, और हमने उसकी 8 तारीख को उसके मुआवजे का घोषणा जो थी, उसके मुआवजे का चेक का सौंप दिया। टोटल जो इसका मुआवजा आया, प्रार्थी की जमीन 2014 में पहले रिको के द्वारा वापस कर ली गई थी, और उस रिको का मुआवजा प्रार्थी लेना नहीं चाहता। और आज 2021 में जब ये जमीन एनएचए ने वापस की, तो जमीन तो रिको की हो चुकी थी, तो वो पैसा जो रिको के मुआवजे का आया है, रिको ने क्लेम कर रखा है कि एनएचए का वो मुआवजा हमें मिलना चाहिए। प्रार्थी का कहना है कि भाई मुझे मिलना चाहिए। तो ये शायद किसी के कोई 420 420 के धक्के चढ़ा है किसी के, ये यहाँ अगर इसके साथ कुछ हुआ है, यहाँ ये दबाव बनाना चाहता है मुआवजा लेने के लिए कि भाई मेरे को एनएचए वाला मुआवजा मिल जाए, ज़्यादा वाला मुआवजा मिल जाए। तो ये तो अब जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन लोगों से मेरी यही अपील है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं आए और सीधा कार्यालय में आके मिले। मैंने प्रार्थी से भी पूछा कि तू कभी मेरे पास आया, कहता हाँ मैं 1 तारीख को एप्लीकेशन देने आया था और फिर 8 तारीख को अपना चेक लेने आया था। तो जो भूमि रिको में अवाप्त नहीं हुई है, उसका पैसा इनको दे दिया गया था 8 तारीख को ही। बाकी जो पैसा बाकी है वो लगभग इतना ही बाकी है, 6-7 लाख रुपए जो भी इसके ये बता रहा है। अब इसके लिए अगर इसने किसी को पैसे दिए हैं तो वो गलत ही दिए हैं, और ये पैसा भी जो है वो रिको का पैसा है, रिको का कहना है। तो ये बता रहा था प्रवादी कि वो आपका नाम ले रहा था, आपके नाम से पैसे ले रहा था। तो इसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ, जो भी व्यक्ति है जिसके जो भी इसने इसके साथ अगर धोखाधड़ी हुई है वास्तव में, तो इसको आगे कार्रवाई भी करनी। जिला सेशन न्यायालय के न्यायाधीश संजीव मांगो ने दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया, जुर्माना भी लगाया। राज्य की ओर से पैरवी लोकाभियोजक उग्रसेन ने की। प्रकरण के अनुसार 3 दिसंबर 2020 को जीतू रैदास निवासी कच्ची महटोली पीएस अमराहट कानपुर ने गोलवाला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी बहन राखी उर्फ श्याम सखी की शादी मनोज निवासी अचनार की मढ़ैया पीएस सिकंदरा के साथ हुई थी। उसकी बहन ने 2017 में मनोज से तलाक लेकर अंकित उर्फ बंटी निवासी उत्तर प्रदेश के साथ प्रेम विवाह कर लिया। राखी और बंटी दोनों गोलवाला में किराए के मकान में रहने लगे। राखी अक्सर उससे व उसकी बहन राधा के साथ फोन पर बात करती थी। जब बंटी उसकी बहन राखी के पास नहीं होता तो वह उनसे बात नहीं करती। जब भी राखी उनसे फोन पर बात करती तो वह अपने पति बंटी से डरी हुई प्रतीत होती थी। राखी उन्हें बताती थी कि बंटी उससे दहेज में 3 लाख रुपए लाने की बात कह तंग परेशान व मारपीट करता है। इसी दौरान 30 नवंबर 2020 को रात करीबन 8-9 बजे उसकी बहन राखी ने अपनी बहन राधा को वीडियो कॉल की और वह काफी डरी हुई थी। राखी ने कहा कि उसका पति दिन में उसके साथ झगड़ा कर रहा है, उसे डर है कि वह उसे जान से मार देगा। 2 दिसंबर 2020 को उन्हें सूचना मिली कि 1 दिसंबर की शाम को बंटी ने दहेज न लाने पर उसकी बहन राखी का गला दबाकर हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अंकित उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए तथा 10 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक अंकित उर्फ बंटी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 304 बी में आजीवन कारावास, 498 ए में 3 साल कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 11/2020 को गोलूवाला थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाई जीतू रैदास ने, जिसमें
उसने आरोप लगाया कि मेरी बहन राखी उर्फ श्याम सखी की शादी मुलजिम अंकित उर्फ बंटी के साथ प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद में वो उसको दहेज के लिए लगातार तंग परेशान कर रहा था। घटना से एक दिन पहले पीड़िता ने अपनी बहन को फ़ोन कर बताया कि मुझे अंकित उर्फ बंटी 3 लाख रुपए के लिए दहेज के लिए तंग परेशान कर रहा है और ये मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके अगले ही दिन मुलजिम ने पीड़िता का गला घोंटकर उसको मार दिया, जिसकी FIR गोलूवाड़ा थाना में दर्ज हुई, जिस पर जिला सेशन न्यायालय में ये ट्रायल चला, जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से 6 गवाह पेश किए गए और 10 डॉक्यूमेंट प्रदर्शित किए गए, जिसमें आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमान संजीव मांगो साहब ने मुलजिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और 304B में आजीवन कारावास और 498 में 3 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया है। पंचायत समिति सदस्यों ने सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति उन्हें भी प्रशासनिक अधिकार देने की मांग राज्य सरकार से की है। इन मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्यों की ओर से साधारण सभा का बहिष्कार किया जा रहा है। मंगलवार को राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के बैनर तले पंचायत समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के नाम SDM डॉक्टर अभी गर्ग को ज्ञापन सौंपा। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पंचायत समिति सदस्य संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत समिति सदस्य संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं। पूरी करो, आवाज दो, हमें है, आवाज दो, हमें है, हमारी मांगे पूरी करो। संघ प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का संस्थापक राज्य है। यहाँ की पंचायती राज संस्थाएं बहुत सशक्त हैं, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था को महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदाता के उपरांत महत्व व औचित्य शून्य हो जाता है। प्रदेश की पंचायत समिति के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है। पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं मिले। वे मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं। ये बैठक भी 6 माह में एक बार होती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है। इन सभी समस्याओं व तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्य एक बैनर तले संगठित हुए हैं। ज्ञापन में चेताया गया कि मांग पूरी नहीं करने की स्थिति में पूरे प्रदेश के पंचायत समिति सदस्य आंदोलन की राह अपनाएंगे। 23 जनवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा कुछ भी किया जाएगा। वर्तमान में यदि हम व्यवस्था देखते हैं तो राजस्थान पंचायती राज का जनक बताया जाता है और राजस्थान के अंदर ही पंचायत समितियों सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके उन सभी मांगों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा किया गया, जिसके अंदर हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर जाकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पे पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हमने आज सौंपा है। ये अचानक उठी हुई आग नहीं है। जो पंचायत समिति सदस्य जब चुनाव जीत के आता है तो सबसे पहले उसको एक अलग प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब उसको मालूम चलता है कि प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के चुनाव के बाद में पंचायत समिति सदस्य की शक्ति गौण के बराबर है, तब जाकर के धीरे धीरे उसके अंदर एक प्रताड़ित भावना निकलती है और उस भावना के तहत ये आंदोलन अंदर ही अंदर हम लोग काफी लंबे समय से चला रहे थे। लगभग 1.5 साल से हम इस आंदोलन के जनक हुआ है, तब जाकर के आज उग्र रूप इस आंदोलन ने लिया है। आज संपूर्ण राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य इस आंदोलन में एकजुट होकर के और अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पंचायत राज सदस्य संघ की 9 सूत्रीय मांगों के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया गया। पंचायत समिति सदस्य जब निर्वाचित हो जाता है उसके बाद प्रधान और उप प्रधान के निर्वाचन के बाद उनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसी अधिकारों की लड़ाई के लिए हमने पूरे राजस्थान में ये आंदोलन शुरू किया और लगभग 300 पंचायत समितियों में हमने ज्ञापन दे दिया और 7 जिला मुख्यालय पर भी हमने ज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। विधानसभा का जैसे सत्र चलेगा 23 जनवरी, उसके बाद हम विधानसभा कुछ करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि जो 9 सूत्रीय मांगे हैं वो हमें पूरी की जाए। मैं सुधीर बुंगालिया, प्रधान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राउत सर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद, नगर पालिका स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजने एवं उन्हें आगे लाने के लिए ओलंपिक खेलों की तर्ज पर वार्ड स्तर,
जिला स्तर राज्य स्तरीय राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2022-23 का आयोजन 26 जनवरी से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग, शिक्षा विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग तथा जिला प्रशासन के तत्वावधान में किया जाएगा। जिले में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के संबंध में मंगलवार को जंक्शन स्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में CDEO रामेश्वर लाल की अध्यक्षता में निजी शिक्षण संस्था संचालकों की बैठक हुई। बैठक में CDEO रामेश्वर लाल, ADEO माध्यमिक रणवीर सिंह व जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों को शहरी ओलंपिक खेलों में 21 जनवरी तक अधिक से अधिक पंजीयन करवाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अपने आसपास के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने की बात कही। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि शहरी ओलंपिक खेलों में आयु की बाध्यता नहीं है। 8 साल से अधिक आयु का कोई भी छात्र छात्रा इनमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें 7 खेलों का आयोजन होगा। खो-खो खेल का आयोजन केवल बालिकाओं के लिए होगा। वहीं बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल, क्रिकेट खेल बालक व बालिका दोनों वर्गों के लिए है। एथलेटिक्स गेम में 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर की रेस होगी। यह भी दोनों वर्गों के लिए है। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी के पास जन आधार कार्ड शहरी क्षेत्र का होना आवश्यक है। खेलों में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को जन आधार के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन व्यक्तिगत अथवा टीम के रूप में भी किया जा सकता है। 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित कई निजी स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जैसा कि आज CDO साहब की ऑफिस में मीटिंग हुई प्राइवेट स्कूलों के साथ कि 26 जनवरी से होने वाले राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के लिए जैसा कि उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हम ग्रामीण ओलंपिक के बाद शहरी ओलंपिक भी करवाएंगे, तो वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज हम CDO साहब की ऑफिस में मीटिंग की प्राइवेट स्कूलों के लिए और उनको प्रेरित किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हम दोबारा से उसी मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे हम लोग ग्रामीण में थे। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। 7 खेल हैं। खो-खो खेल जो है वो सिर्फ बच्चियों के लिए है। बास्केटबॉल दोनों वर्ग, फुटबॉल दोनों वर्ग, कबड्डी दोनों वर्ग, वॉलीबॉल दोनों वर्ग और टेनिस बॉल, क्रिकेट दोनों वर्गों में है। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सिर्फ ये है कि एक एथलेटिक्स गेम है जिसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस है, वो भी दोनों वर्गों के लिए है। इसमें अनिवार्यता ये है कि अपना जो जन आधार कार्ड है वो शहरी क्षेत्र का होना चाहिए। आज निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ शहरी ओलंपिक खेल के संबंध में बैठक आयोजित की गई और सभी निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों से ये को प्रेरित किया गया कि वो अपने विद्यालयों से संबंधित या आसपास जितने भी लोग हैं शहरों से जुड़े हुए, उनका अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएं और अधिक से अधिक खेलों में भाग लेवें, इस तरह की अपील की गई। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार का भी इनको निर्देश दिए गए प्रतिनिधिमंडल के साथ। और 26 तारीख से हमारे राजस्थान में शहरी ओलंपियाड शुरू होने जा रहे हैं। इनके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 21 तारीख तक होने, 21 जनवरी तक। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। 8 साल से ऊपर का कोई भी आदमी, कोई भी छात्र छात्रा इसमें भाग ले सकता है। हम समस्त जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे निवेदन करते हैं कि हमारा जिला इसमें प्रथम रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इसमें पार्टिसिपेट कराएं जिससे वो ओलंपियाड में भाग ले सकें। वार्ड वाइज उनका रजिस्ट्रेशन होना है, जनाधार से उनका रजिस्ट्रेशन होगा। टीमें बना रखी हैं DO दफ्तर ने, CDO साहब ने और जिला खेल अधिकारी ने एक क्लस्टर बना रखे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ जाके वो हेल्प करेंगे बच्चों के रजिस्ट्रेशन में भी। और स्वयं स्कूल वाले भी बहुत इजी है, जो ग्रुप में हम डाल देंगे और उससे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इसमें पार्टिसिपेट कराएं। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में पंजाब सरकार की तर्ज पर आम आदमी को ऑडियो एवं वीडियोस बनाने की कानूनी स्वीकृति देने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में पिछले 25-30 वर्षों से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है।
राजस्थान में बेरोजगारी की तरह भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान आज पूरे भारत में नंबर 1 पे है। चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट का मुद्दा हो, चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो करप्शन से जो है वह छूता है। और ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिस पोस्ट पे रहने वाला जो है वो करप्ट नहीं है। यानी हर पद करप्ट है और हर विभाग जो है वो करप्ट है। और इस पूरे सिस्टम के पीछे सरकार चलाने वाले जो पार्टी है, उस पार्टी का पूरा वरदहस्त है। तो हमने जो है वो राजस्थान में किस तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है, इसको लेकर के 11 सूत्री मांग पत्र एक कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवाया, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में हर आदमी को ऑडियो और वीडियो बनाने की कानूनी स्वीकृति दी जाए। दूसरा है, पंजाब सरकार की तर्ज पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए जिस पे लोग भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकें। सरकारी दफ्तरों में ये सुनिश्चित किया जाए कि हर दफ्तर में CCTV है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। ईमानदार जो कर्मचारी है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको राज्य स्तर पर जो है प्रत्येक वर्गवार और ऑफिशियल विभागवार जो है उनको राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाए। इसी तरीके से भ्रष्टाचार का जो दोषी कार्मिक है कोई भी, जैसे ट्रैप की कार्रवाई होती है तो उसके तुरंत बाद जो है उसकी जो है वो सैलरी प्लस उसको जो भत्ते होते हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं। और कोई भी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नियम बनाए कि अधिकतम 2 वर्ष की अवधि में उसके केस का निपटारा किया जाए, ताकि जो करप्ट कर्मचारी है वो कानून की आड़ में कोई खेल नहीं खेले। इस तरीके से हमारे 11 सूत्री मांग पत्र है जिससे राजस्थान में जो है भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। राजस्थान में भ्रष्टाचार उसी तरीके से, जिस तरीके से दीमक जो है वो हरी फसल को चौपट कर जाती है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार ने पूरे राजस्थान को चौपट कर रखा है। और इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर के जो तड़का लगाया पिछले 30 सालों में, वो राजस्थान के लोगों के लिए जो है वो स्वीकार नहीं है। सरकारी भूमि से अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर पीलीबंगा पंचायत समिति के जोन नंबर 8 से डायरेक्टर पूजा कालवा ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डायरेक्टर पूजा कालवा ने बताया कि पीलीबंगा उपखंड के गांव बड़ोपल के चक बड़ोपल बरानी की सरकारी भूमि पर जिप्सम की खानें हैं। पिछले करीब 1 माह से इस सरकारी भूमि पर खनन माफिया की ओर से लगातार जिप्सम का अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत करवाने के बावजूद जिप्सम के अवैध खनन पर रोक नहीं लगी है। नहीं सुनता सर। अब हमारी तहसीलदार आकांक्ष चकोदर है, वो तो हमारे फोन ब्लैक लिस्ट में रखती है। अब प्रशासन के खिलाफ प्रशासन को हम सूचित करें तो सर कैसे करें, जब प्रशासनिक अधिकारी हमारे फोन जो ब्लैक लिस्ट में रखते हैं तो हम कैसे करें, सूचित करें। डायरेक्टर प्रतिनिधि हूँ। हमारे बड़ोपल बिरानी में जो चक बड़ोपल बिरानी है ग्राम पंचायत बड़ोपल का, उसमें जिप्सम की खाने हैं और सरकारी भूमि पर हैं। और जिप्सम अवैध खनन माफिया हैं जो लगातार उसमें जिप्सम का अवैध खनन करते रहते हैं। और किसानों के जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं, उबड़ खाबड़ परिवहन जिप्सम परिवहन करने के लिए उन रास्तों से गुजरा जाता है, उनके ट्रक गुजरे जाते हैं तो रास्ते उबड़ खाबड़ हो चुके हैं, जिससे किसानों में भी रोष हैं। और जब भी हम प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं तो प्रशासन तो हमारे जो फोन नंबर हैं हमारे सरपंच के और मेरे वो ब्लैक लिस्ट में रखती हैं। तो आज कार्रवाई के बाद क्या आप कार्रवाई के लिए हमने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से उपखंड अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम उनको रुकवाएंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
संकट चतुर्थी व्रत मंगलवार को माघ मास में कृष्ण पक्ष में मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा की। संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी सुहागिनों ने यह व्रत रखा। व्रतधारी सुहागिनों ने सुबह कथा की, उसके बाद जलपान किया, पूरा दिन निर्जल रहकर व्रत रखा। शाम को चंद्रोदय पर व्रत खोला गया। आज गणेश जी की पूजा थी, संकट चतुर्थी व्रत था। ये माघ मास में आता है, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। तो ये सुहागन कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और ये केवल सुहागन औरतों के लिए होता है। पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और जिसके संतान प्राप्ति नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज पूरा दिन क्या क्या आज पूरा दिन हमने सुबह अब कथा की है, उसके बाद में कोई जल पानी लेंगे, चाय पी लेंगे या चाय वगैरह ले लेंगे, कोई फल फ्रूट ले लेंगे। बाकी हम सारा दिन निर्जल रहते हैं, कुछ नहीं खाते सारा दिन। इसमें गणेश जी की पूजा होती है, चौथ माता की पूजा होती है। व्रत शाम को चंद्रोदय होगा तब खोलेंगे। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट प्रांगण में हुई। बैठक में संघ के 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुकेश को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मुकेश ने कहा कि आंदोलन की आगामी दिनों में गति देने का कार्य किया जाएगा। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा सहित संघ के कई सदस्य मौजूद रहे। पंचायत समिति सदस्य संघ राजस्थान के द्वारा जो 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन के तहत आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर हमने ज्ञापन सौंपा। 9 सूत्रीय मांगों का ये ज्ञापन था। इसी आंदोलन के आगे के क्रम के अंदर आज हमने यहाँ पर हमारे मुकेश भाई को जिलाध्यक्ष के रूप में दायित्व का निर्वहन दिया है, उनको जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे ये जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। और बाकी जो हमारे जो आंदोलन की जो प्रक्रिया है, हमारी जो मांग है 9 सूत्री मांगों को लेके आगे की जो कार्रवाई है, जो हमारे जो कार्यकारिणी है वो विस्तारित रूप से आगे जारी की जाएगी। सभी साथियों के माध्यम से बैठ के मीटिंग के माध्यम से आगे की जो प्रक्रिया है हम वो जारी करेंगे और आगे जो हमारा जो आंदोलन है इसको आगे हम आगे गति देने के कार्य करेंगे। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ तमाम जिला हनुमानगढ़ के पंचायत समिति सदस्यों का, जिन्होंने मेरे ऊपर जो इतना मान और सम्मान, जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और विश्वास जो दिया है, इस विश्वास में खरा उतरने का कार्य करूँ। राजस्थान के विभिन्न जिलों में ग्रामीण स्तर पर कोविड-19 वैश्विक महामारी में लगाए गए और मेडिकल संलग्न अस्पतालों में सीएमएचओ के अधीन यूटीबी पर कार्यरत संविदा कार्मिकों का कैडर बनाकर संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करवाने की मांग को लेकर राजस्थान संविदा नर्सेज एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यहाँ यूटीबी नर्सेज एकत्रित हुए हैं। यूटीबी नर्सेज की मांग है सर, हमें संविदा रूल्स 2022 सरकार ने जो लागू किया है उसमें हम यूटीबी नर्सेज को शामिल नहीं किया है। तो हम सरकार को अब से पहले भी कई बार अवगत करवा चुके हैं प्रशासन के द्वारा, ये हमें उसे संविदा रूल्स 2022 में शामिल किया जाए, पर अभी तक सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी है। आज इसी संदर्भ में हम माननीय कलेक्टर महोदया को आज ज्ञापन देने आए हैं कि यूटीबी नर्सेज को संविदा रूल्स 2022 में शामिल किया जाए। अगर फिर भी हमारी समय रहते हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम प्रदेश लेवल पर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। जोहड़ व गली में हो रही अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत जोड़किया व ग्रामीणों ने मंगलवार को पूर्व सरपंच प्रेमचंद महिया के नेतृत्व में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सरपंच महिया ने बताया कि ग्राम पंचायत जोड़किया में गांव के मध्य में बने हुए डेरे के पास प्राचीन जोहड़ बना हुआ है। जोहड़ के अंदर जाने के लिए एक गेट निकाला हुआ है, इसी गेट के अंदर जाने का रास्ता है। तहसील जिला हनुमानगढ़ से
हमारे गांव में क्या हुआ है कि एक जोड़ा है जो बरसाती पानी के लिए हमने मेरे टाइम में, मेरे कार्यकाल में मैंने खुदाई करवाई थी, और आज उसके पास में एक डंगर हॉस्पिटल है, तो उसकी 4 दीवारी जो अपने कृषि उपज मंडी वाले वो करा रहे हैं, तो वो आ रही है। उसके जो पानी की निकासी है, अंदर जो पानी बरसाती पानी जाता है उसका अवरुद्ध हो रहा है। तो हम चाहते हैं, आज SDM साहब के पास भी पेश हुए हैं कि भी आप हमारा उसका संविधान निकालें, कोई ऐसा निकालें जिससे हमारा भी फायदा हो, हॉस्पिटल भी बने। 4 दीवारी, हम 4 दीवारी पाने के हित में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भी जैसा भी हो उसका निवारण हो, तो और वो रास्ता है जो हमें मिलना चाहिए, जैसे पानी है, अगर कल को अपना का जोड़ की खुदाई भी करनी चाहे तो उसमें से मिट्टी निकालने के लिए हमें रास्ता मिले। इसीलिए मैं आज SDM साहब के फैसले हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी आप CO के पास जाओ, तो एक ज्ञापन हम CO को भी देंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड मशीन से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह व मनीषा शर्मा द्वारा आंखों की जांच की गई। इसमें करीबन 365 विद्यार्थियों की निःशुल्क जांच करते हुए 63 विद्यार्थियों की आंखों में कमियां बताई गई। शिविर में सभापति गणेशराज बंसल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा DTO संजीव चौधरी, पार्षद सुमित रणवा, एक्सेन अनिल कुमार व एक्सेन दिनेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से महालक्ष्मी मंदिर निर्माण हेतु निकाली जा रही अग्र जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार को नोहर पहुंची। नोहर पहुंचने का अग्र समाज की ओर से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में सर्व समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। इससे पूर्व भगवान अग्रसेन पार्क में भी पूजा अर्चना के साथ यात्रा को रवाना किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।